हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्योर सक्सेस वाला यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे हैं फिज़िक्स के रिवीजन सीरीज और ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें कि हम मैकेनिक्स के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारा फर्स्ट और सेकंड सीरीज नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल श्योर सक्सेस वाला पे जाएं और फर्स्ट और सेकंड पार्ट के भी क्वेश्चन को रिवाइज करें। अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पीसीएस, बिहार एईडीओ या फिर बिहार टीआरई या बिहार सीजीएल या फिर बिहार दरोगा और कोई भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा नाम है कुमार गौरव और मैं आज इस थर्ड फिजिक्स के सीरीज़ में कराने वाला हूँ मैकेनिक्स। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे। अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग। अ सरल मशीन व्यक्ति की मदद करती है। ऑप्शंस आर लेस वर्क, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ लेसर फोर्स, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क स्लोली, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क मच फास्टर। हिंदी में कम काम, उतने ही काम को कम बल से, उतने ही काम को धीरे धीरे, उतने ही काम को बहुत तेज़ी से। तो यहाँ पे आ रहा है सिंपल मशीन। मशीन से आपको कुछ याद आ रहा होगा, आपने मूवी पक्का 3 इडियट देखी होगी। उसमें आमिर खान कैसे आमिर खान कैसे मशीन को डिफ़ाइन करते हैं जिसके लिए उसको पनिशमेंट में मिलता है, क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। तो सिंपल हम मशीन समझते हैं कि मशीन इट helps in doing the same amount of work with less force। मतलब कि आप कोई भी अगर काम को कर रहे हैं, अगर आप विदाउट मशीन के कर रहे हैं तो वो काम को हो सकता है कि आप बहुत सारा उसमें फोर्स लगाएं और वो अमाउंट ऑफ वर्क कम भी हो सकता है या फिर उसी के इक्वल हो सकता है। बट आप विद द हेल्प ऑफ मशीन आप अगर कोई काम को करते हैं तो लेस अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने से ही वो आपका काम कंप्लीट हो जाता है। तो ऑप्शन से हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो बी में लिखा हुआ है कि द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ लेसर फोर्स, मतलब सेम अमाउंट ऑफ वर्क जो है कर रहे हैं उतने ही काम को कम बल से कर रहे हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन सेंसिटिव बैलेंस। इफ ही इनहेल्स डीपली द रीडिंग ऑफ द बैलेंस। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग, ऑप्शंस आर इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनअफेक्टेड, मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बढ़ जाता है, कम हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या लास्ट ऑप्शन है वायु दाब पर निर्भर करते हुए बढ़ या घट सकती है। तो कौन सा होने वाला यहाँ पे? मैन जो है वो इनहेल कर रहा है डीपली, ठीक है। तो पूछा गया है क्या उसके इनहेल डीपली करने की वजह से उसका रीडिंग जो बैलेंस है वो अफेक्ट कैसे होगा। तो मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन ये वेट मशीन पे, बैलेंस मशीन पे खड़ा है और वो बहुत ज़ोर से इनहेल कर रहा है। तो इनहेल कर रहा है मतलब ऑक्सीजन अंदर ले रहा है ऑक्सीजन। तो ये कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेता है ये हमें पता होना चाहिए कि जब आप एक इनहेल करते हो डीपली, तो 1 लीटर से लेकर 4.8 लीटर तक हम लोग एयर इनहेल करते हैं। डेट इज़ 1.225 ग्राम से लेके
5.88 ग्राम तक। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको दिख रहा है कि इसका जो है वेट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो वो इनहेल करेगा तो उसका बैलेंस जो है, रीडिंग बैलेंस जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे पूछा है नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम समझते हैं वेक्टर क्वांटिटी और एक होता है स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी में होता है कि इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक। लेकिन स्केलर क्वांटिटी के केस में आपके पास मैग्नीट्यूड तो होगा, मैग्नीट्यूड, बट एब्सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो ऑप्शंस देखते हैं। ए डिस्प्लेसमेंट, बी वेलोसिटी, सी फोर्स एंड डी वॉल्यूम। हिंदी में विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो डिस्प्लेसमेंट में दोनों होता है, इसमें डायरेक्शन भी होता है, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया गया ये डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होता है, किस डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रहा है। फोर्स आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, या इधर से लगाओ या इधर से लगाओ, कहीं से लगाओ, तो फिर एक डायरेक्शन को डिफाइन करता है। तो इसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, इन तीनों में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन प्रेजेंट रहता है। बट वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम के पास मैग्नीट्यूड प्रेजेंट रहता है, मैग्नीट्यूड होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होता, एब्सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो पूछा है नॉट वेक्टर क्वांटिटी, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का डिफरेंस। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। गति राशि, मोमेंटम और वेग, वेलोसिटी के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। ऑप्शंस आर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास, फोर्स, हिंदी में वेग, त्वरण, सी इज़ द्रव्यमान एंड डी इज़ बल। तो यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और इसने क्या पूछ दिया है कि रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी को इस साइड लेके जाए तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। और क्वेश्चन में यही पूछा है, रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी, ये हो गया रेशियो। तो इधर रह गया मास। तो फ्रॉम द ऑप्शंस सी इज़ द करेक्ट आंसर, मास इज़ द करेक्ट आंसर। रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज मास। डन। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप हमारे फर्स्ट और सेकंड सीरीज को भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने फोर्स को भी डिफ़ाइन किया। मैं फिर से डिफ़ाइन करूँगा, बट होगा क्या, आप अगर बार बार चीज़ें को देखते हो तो आपको ज़्यादा याद रहती है। तो एक बार ज़रूर फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी देखें। तो फोर्स, यहाँ से फोर्स इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ए ऑप्शन मास एंड वेलोसिटी, बी मास एंड एक्सेलरेशन, सी इज़ वेट एंड वेलोसिटी, डी इज़ वेट एंड एक्सेलरेशन।
हिंदी में द्रव्यमान और वेग, बी इज़ द द्रव्यमान और त्वरण, सी इज़ द भार और वेग एंड डी इज़ द भार और त्वरण। तो फोर्स मैंने आपको बताया था, फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स टू एम ए। और इसका यूनिट भी मैंने बताया था, एसआई यूनिट इज न्यूटन। तो फ्रॉम द ऑप्शंस मास इनटू एक्सेलरेशन, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। द एनर्जी ऑफ विंड इज, हवा की ऊर्जा होती है। ऑप्शंस आर ओनली पोटेंशियल, बी इज द ओनली काइनेटिक, सी इज द इलेक्ट्रिकल, डी इज द पोटेंशियल एंड काइनेटिक बोथ। हिंदी में केवल स्थितिज ऊर्जा, बी इज केवल गतिज ऊर्जा, सी इज विद्युत ऊर्जा, डी इज स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा। तो यहाँ पे पूछा है विंड का एनर्जी ऑफ विंड। तो एनर्जी ऑफ विंड, एनर्जी मूव कर रहा होता है, सॉरी विंड मूव कर रहा होता है किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर ये मूव कर रहा है तो ये अपने साथ कैरी कर रहा है वेलोसिटी। और अगर किसी भी एनर्जी डिफाइंड बॉडी में वेलोसिटी आ रहा है तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमें पता होना चाहिए। काइनेटिक इक्वल्स टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। ठीक है, और ये एयर जो विंड जो मूव कर रहा है, विंड के पास भी अपना कुछ मास होता है। तो ये एनर्जी ऑफ विंड यहाँ से इसमें काइनेटिक एनर्जी से डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम द ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ओनली काइनेटिक। पोटेंशियल, अगर ये हाइट से कुछ रिलेटेड होता, जैसे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन वैसे हम करते हैं mgh से, दैट इज़ मास, g फॉर ग्रेविटी एंड h फॉर द हाइट। ओके, समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। मैच लिस्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है एनर्जी कन्वर्जन एंड राइट साइड दिया हुआ है डिवाइस मैकेनिज्म। तो ए ऑप्शन दिया है हीट टू इलेक्ट्रिक, बी इज़ इलेक्ट्रिक टू साउंड, सी इज़ मास टू हीट एंड डी इज़ केमिकल टू हीट एंड लाइट। लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है आपका ऑप्शंस, इसमें यहाँ पे लेफ़्ट साइड में 4 दिए हुए हैं और राइट साइड में दिए हुए हैं 5-5, ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना रहे। तो फर्स्ट इज़ कार ब्रेकिंग, सेकेंड इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर, थर्ड इज़ लाउड स्पीकर, फोर्थ इज़ सोलर सेल एंड फिफ्थ इज़ फ्यूल कंबसन। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। ऊष्मा से विद्युत, विद्युत से ध्वनि, सी इज़ द्रव्यमान से ऊष्मा एंड डी इज़ रासायनिक से ऊष्मा और प्रकाश। राइट हैंड साइड है कार ब्रेकिंग, परमाणु रिएक्टर, डी इज़ लाउड स्पीकर, फोर्थ इज़ सौर सेल एंड फिफ्थ इज़ ईंधन दहन। तो चलिए समझते हैं ये क्वेश्चन को। तो पहला है हीट टू इलेक्ट्रिक, ये आई थिंक हीट से ज़्यादा अच्छा डिफाइन होगा, ये लाइट होगा आई थिंक। लाइट टू इलेक्ट्रिक, तो लाइट टू इलेक्ट्रिक मतलब सौर से ऊष्म नहीं, सौर होना चाहिए। सौर। तो लाइट टू इलेक्ट्रिक हम लोग आजकल देख रहे हैं कि सोलर प्लेट लगाया जा रहा है घर घर पे ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। तो सोलर प्लेट हमारा क्या कर रहा होता है, सोलर प्लेट जो लाइट सनलाइट आ रही होती है, सनलाइट को कन्वर्ट करता है ये किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में।
और वो इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट लाइट इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, तो सोलर एनर्जी ये हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। सेकंड है इलेक्ट्रिक टू साउंड। अब बताइए, अब आप म्यूज़िक सिस्टम कोई लाउड स्पीकर बजाते हैं तो उसमें क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, तो फिर वो साउंड सिस्टम जो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है साउंड में, तो वो ये कन्वर्जन हो गया आपका। मेनली वो हम यूज़ करते हैं लाउड स्पीकर में, कोई सॉन्ग को बजाने के लिए या फिर कोई क्रिएट करने के लिए। तो ये हो जाएगा लाउड स्पीकर इज़ इन थर्ड। मास टू हीट, मास टू हीट, ये ठीक है, ये ऑप्शन अच्छा, मास से हम लोग हीट जा रहे हैं, ठीक है। तो मेनली हम इसको यूज़ करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे हम रेडियो एक्टिव मटेरियल को यूज़ करते हैं एंड इसका रिएक्शन करा के हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो ये मास टू हीट इज कन्वर्जन किस में होगा, ये होगा आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, दैट इज 2 में। एंड द लास्ट वन इज केमिकल टू हीट एंड लाइट। केमिकल टू हीट एंड लाइट, ये अब आप कोई अगर फॉसिल फ्यूल को जलाते हो या फिर कोई भी फ्यूल को जलाते हो, फॉसिल फ्यूल हो गया या फिर कोई भी फ्यूल हुआ, तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोड्यूस करके देता है, या एनर्जी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये हो जाएगा फ्यूल कंबशन, डेट इज़ 5, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया, फर्स्ट ए हो गया 4, बी हो गया 3, ठीक है, एंड सी हो गया 2 एंड डी हो गया 5। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। हम लोगों ने यहाँ पे अभी देखा एनर्जी कन्वर्सन और डिवाइस का रिलेशन, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज, न्यूटन का प्रथम गति नियम किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट इज ग्रेविटी, सेकेंड इज लॉ ऑफ इनर्शिया, थर्ड इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड फोर्थ वन इज द वर्टिकल मोशन। हिंदी में गुरुत्वाकर्षण, फिर जड़त्व का नियम, फिर थर्ड है संवेग संरक्षण का नियम और फोर्थ है ऊर्ध्वाधर गति, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वेरी इजी क्वेश्चन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या डिफाइन करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। As the train starts moving, the head of the passenger sitting inside leans backward because of, जब ट्रेन चलना शुरू करती है तो अंदर बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है, फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड इज इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्थ इज कंजर्वेशन ऑफ मास। हिंदी में देख लेते हैं, विश्राम का जड़त्व, गति का जड़त्व, अघूर्ण का जड़त्व और द्रव्यमान संरक्षण। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या कि ट्रेन जब स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो हेड जो है पैसेंजर का सिटिंग इनसाइड थोड़ा सा बैक की तरफ, अचानक से आप ट्रेन में ट्रैवल किए होंगे तो अचानक से ट्रेन खुलती है तो हेड जो है हमारा पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा होता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, लॉ ऑफ मोशन जो कि न्यूटन ने दिया था, तो इसमें लिखा हुआ था
कि an object at rest stays at rest, and if object is in motion, it remain in motion with same speed. And in same direction unless acted upon by an external force. तो मतलब कि इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर फर्स्ट लॉ में बोला गया कि एक अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर वो किसी मोशन में है किसी सेम डायरेक्शन में, तो वो तब तक रेस्ट या मोशन में रहेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ट्रेन जो है मूव करना स्टार्ट कर रही है, तो पैसेंजर्स, इससे पहले ट्रेन रेस्ट में था और पैसेंजर भी उसके साथ रेस्ट में ही थे, तो अब वो अचानक से स्टार्ट कर दे रहा है, तो फिर उसमें जो है यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होगा। तो जैसे आप बैठे हो ट्रेन में, ठीक है, ट्रेन में बैठे हो तो मूव करना स्टार्ट हुआ, ट्रेन लोअर साइड से मूव करना स्टार्ट हुआ, आपका बॉडी जो है ऊपर वाला पार्ट आपका बैकवर्ड बॉडी जाएगा, तो ये ट्रेन का मोशन इधर गया और आप जो पूरे रेस्ट में थे आपका बॉडी यहाँ से मोशन में स्टार्ट हुआ, इसके अपोजिट में आपका सिर जो है पीछे की तरफ गया। सो कौन सा आंसर होगा ऑप्शन में से? रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड बिकॉज बर्फ़ पर चलना सड़क की तुलना में कठिन होता है क्योंकि ए इज़ आइस इज़ हार्डर देन रोड, बी इज़ रोड इज़ हार्डर देन आइस, सी इज़ द आइस डज नॉट ऑफर एनी रिएक्शन व्हेन वी पुश इट और आवर फुट, एंड डी इज़ द आइस हैज़ लेसर फ्रिक्शन देन द रोड। हिंदी में देख लेते हैं। बर्फ़ सड़क से अधिक कठोर होती है, सड़क बर्फ़ से अधिक कठोर होती है। जब हम पैर से बर्फ़ को धक्का देते हैं तो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। और लास्ट है, बर्फ़ में सड़क की तुलना में कम घर्षण होती है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। फ्रिक्शन, तो जब हम वॉक करते हैं, ठीक है, तो हमारे पैर और रोड के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है। अब अगर इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए क्या आप कभी कभी देखते होंगे फर्श पे ऑयल गिर गया, तो वहाँ पे आप चलने के टाइम वहाँ पे आप फिसल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑयल या कोई भी लुब्रिकेंट यहाँ पे जाने से यहाँ का फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। जबकि आप सड़क पे चल रहे हो तो आपके शूज़ या फिर आप जो भी स्लीपर पहने हो, उस सड़क और आपके लेग के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट रहता है जो कि आपको हेल्प करता है वॉकिंग में। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि रोड और आइस का कंपैरिजन करने बोला है, आइस और रोड का। तो आइस पे पता है आपको कि यहाँ पे फ्रिक्शन कम मिलेगा, फ्रिक्शन लेस, तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट इन वॉकिंग, वेयर एज रोड पे आपको प्रॉपर
फ्रिक्शन मिलता है तो आप वहाँ पे अच्छे से चल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? आइस डज नॉट ऑफर एनी रिएक्शन वीक फुट, ये तो नहीं होगा। आइस हैज़ लेसर फ्रिक्शन देन द रोड, डी इज़ द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। For every action there is a equal and opposite reaction. The law was given by। तो ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से हर एक स्टूडेंट को याद होगा। ये डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। तो मैं आपको इसके बीच एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। लाइक जब मैं पढ़ रहा था तो और मुझे ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद नहीं होता था कि जस्ट बहुत सिंपल है, एवरी एक्शन देयर इज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब मैं पढ़ रहा था और मेरे भैया मुझसे पूछते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताओ, और मैं नहीं बता पाया था, तो उसने उस दिन मुझे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा था गाल पे, और उसने बोला कि ये मैं तुम्हें नहीं बताने का नहीं बताया हूँ, मतलब थप्पड़ नहीं मारा हूँ। उसने बताया कि अब तुम कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि जब तुम्हारे गाल पे एक ज़ोर से थप्पड़ पड़ी तो वहाँ पे मेरे हाथ से तो एक्शन हुआ ही, और तुम्हारे गाल पे जाके उसका एक रिएक्शन हुआ। तो वहाँ पे से मुझे समझ में आया कि हर एक एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो उसके बाद से मैं कभी भी ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं भूला। तो आप लोग अगर भूल जा रहे हैं तो आप किसी से थप्पड़ खा के ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, न्यूटन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। An oil tanker is partially filled with oil and moves forward on a level road with uniform acceleration. The free surface of oil then। एक तेल टैंकर आंशिक रूप से तेल से भरा है और समतल सड़क पर समान त्वरण से आगे बढ़ रहा है, तब तेल की मुक्त सतह, ऑप्शंस आर रिमेन हॉरिजेंटल, बी is inclined to the horizontal with smaller depth at near end, C is inclined to the horizontal with large depth at the rear end, and last one is the assume parabolic curve। हिंदी में है क्षैतिज ही रहती है। बी ऑप्शन इस क्षैतिज के सापेक्ष झुक जाती है और पीछे की ओर गहराई कम हो जाती है। थर्ड इज क्षैतिज के सापेक्ष सूख जाती है और पीछे की ओर गहराई अधिक हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज परवलयाकार आकार ले लेती है। तो यहाँ पे ऑयल टैंकर जब मूव कर रहा होता है, जैसे आप देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े ऑयल ट्रक्स लेके ऑयल चलते हैं, जैसे पेट्रोल पंप में अगर रिफ़िल करना हो तो बहुत सारा ऑयल लेके चलते हैं। तो उसमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि फॉरवर्ड मूव कर रहा है ऑन अ लेवल रोड, कोई वो लेवल रोड है विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का यहाँ पे रोल उसने ज़ीरो किया हुआ है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो जब एक ट्रक मूव कर रही होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, ठीक है, इसमें मान लो कि तेल भरा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो तेल जो है थोड़ा सा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे जैसे आप डायरेक्शन की तरफ जाएंगे उसका डेप्थ जो है, ऑयल का डेप्थ कम होता जाएगा और रेयर एंड की तरफ उसका डेप्थ बढ़ते जाएगा। तो ये मोशन के कॉन्सेप्ट से और थर्ड लॉ के मोशन के कॉन्सेप्ट से भी देखा जा सकता है कि यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है, उसके अगेंस्ट में जो ऑयल भरा हुआ है यहाँ पे एक इसको मतलब
आप लोग और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं, एक पिस्टन इफेक्ट होता है, पिस्टन इफेक्ट। यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट लगता है कि जिसमें आपका जो ट्रक मूव कर रहा होता है फॉरवर्ड, तो उसके अगेंस्ट में ऑयल अगर उसमें भरा हुआ है तो उसके रेयर एंड में डेप्थ जो है वाटर का बढ़ जाता है। तो कौन सा आंसर होगा इसमें? सी में लिखा हुआ है इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजेंटल विथ लार्जर डेप्थ एट द रेयर एंड। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13. Consider the following statement. A vehicle moving in a sharp circular path at high speed. एक चार पहिया वाहन जब अधिक गति की तेज घुमावदार मार्ग पर चलता है तब वह, ऑप्शंस आर, ओवरटर्न अबाउट द आउटर व्हील, अपनी बाहरी पहियों की ओर पलट सकता है। सेकेंड इज ओवरटर्न अबाउट इट्स इनर व्हील, अपनी भीतरी पहियों की ओर पलट सकता है। थर्ड इज स्किड आउटवर्ड्स, बाहर की ओर फिसल सकता है। एंड फोर्थ इज स्किड इनवर्ड, अंदर की ओर फिसल सकता है। ऑप्शंस इसमें दिया हुआ है 1 3 2 4 2 3 एंड 1 4। तो यहाँ पे सर्कुलर, शार्प सर्कुलर पाथ, तो मतलब सर्कुलर मोशन से यहाँ पे आ रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये सर्कल नहीं बना, सर्कुलर मोशन से। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हर एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, बट इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये अपने पाथ को मेंटेन करता है हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अब बोल रहा है कि अगर हाई स्पीड में तो क्या हो सकता है, तो फिर पहला लिखा है ओवरटर्न अबाउट द आउटर व्हील्स। तो ये जो है मूव जब कर रहा है तो इसका डायरेक्शन जो है आउटर बाहर की तरफ ही निकल रहा है, ये इस अंदर की तरफ तो नहीं जा रहा। तो फिर अगर मान लो हाई स्पीड में है तो चांसेस रहेगा कि ये बाहर की तरफ चला जाए। जैसे सन है, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं, अगर प्लैनेट से कुछ भी या फिर एस्ट्रॉयड या फिर कुछ भी यहाँ से ब्रेक होता है ये ग्रेविटी के, तो ये पूरा बाहर की तरफ ही जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हाई स्पीड में चल रहा है तो गाड़ी बाहर की तरफ ही जाएगी। अब सेकंड में लिखा हुआ ओवरटर्न इनर व्हील, मतलब अंदर की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाएगा। थर्ड में स्किड इन आउटवर्ड, स्किड भी ये आउटवर्ड की तरफ ही होगा। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर मोशन पाथ फॉलो कर रहा है, तो ये स्किड आउटवर्ड की तरफ होगा। फोर्थ है स्किड इनवर्ड, इनवर्ड की तरफ स्किड नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट सही है एंड थर्ड सही है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। अब बैट्समैन हिट अ सर्कुलर बॉल विच देन रोल्स ऑन द ग्राउंड। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट, द बॉल स्लोज टू स्टॉप बिकॉज। एक बल्लेबाज गेंद को मारता है और गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। थोड़ी दूरी तय करने के बाद गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने का कारण है, आपने क्रिकेट खेला ही होगा बचपन में। आप अगर शॉट लगा रहे होते हो तो बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल जाती है, कुछ टाइम के बाद या तो वो रुक जाती है या तो वो किसी और चीज़ों से टकरा के रुक जाती है, या फिर बहुत बार बाउंड्री लाइन तक क्रॉस ही नहीं कर पाती है और बॉल बाउंड्री से पहले रुक जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहले एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ए इज़ द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त जोर से नहीं मारा। सेकेंड इज वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। थर्ड इज देयर इज़ अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, गेंद पर एक बल कार्य करता है जो गति का विरोध करता है। एंड फोर्थ इज देयर इज़ नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड ट्राई टू कम टू रेस्ट, गेंद पर कोई
असंतुलित बल नहीं है, इसीलिए गेंद रुकने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये बॉल मैं बता रहा था कि बॉल शॉट लगाया गया, कुछ बाउंड्री के बाहर जाके रुका और कुछ बाउंड्री से पहले रुक गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों रुक रहा है ये? तो जब ये बॉल जो है ग्राउंड से टच होकर मूव कर रहा होता है, तो एक तो फोर्स बैट से बॉल को मारने के बाद वो फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है, और इसके अगेंस्ट में एक जो है ग्राउंड से बॉल टच हो रहा है, तो एक अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस बॉल एक फोर्स यहाँ भी लग रहा होता है, वो जो कि ग्राउंड और बॉल के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर रहा होता है। तो इस वजह से बॉल जो है कुछ दूर जाके रुक जाता है। तो इसके अपोजिट में एक फोर्स लग रहा है, तो इसमें ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? देयर इज़ अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। इसीलिए अगर कोई फील्डर ना भी हो तब भी बॉल जाके एक टाइम के बाद रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक अपोजिट फोर्स लग रहा है बॉल पे। तो सी इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ बेस्ड ऑन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है ए सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण, बी इज़ डायलिसिस, परिशोधन, सी इज़ द रिवर्स ऑस्मोसिस, विपरीत परासरण, एंड डी इज़ डिफ्यूज़न। तो इसका आंसर आप समझ लो, ए इज़ द राइट आंसर। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल पे ये जो है वॉशिंग मशीन काम करता है। वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ा जो डाले होते हैं वो बहुत ही स्पीड में उसको घुमाया जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन, और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करता है? कपड़े और कपड़ा में जो डस्ट पार्टिकल हो या फिर कोई दाग हो, उसके कपड़ा और उसका बॉन्ड को ब्रेक करता है, जिससे कि आपका सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल पे कपड़ा साफ होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। सो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपके पास कोई क्वेरीज़ हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से। आप इसको स्कैन करें और कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।